ठीक है, तो इसीलिए आए हो ना। अब ये चेंज क्यों, चेंज क्यों, क्यों खुद को बदलना चाहते हो और क्यों ये बदलाव जरूरी है? तुम्हारी खामोशी तुम्हें बता रही है कि तुमने प्रश्न पूछना बहुत पहले छोड़ दिया है। तुम्हारी खामोशी ये बता रही है कि तुमने प्रश्न पूछना बहुत पहले छोड़ दिया है। और मेरी तरफ से एक चीज लाइन इसमें और जोड़ लो कि जिस स्टूडेंट ने प्रश्न पूछना छोड़ दिया उसने ज्ञान प्राप्त करना छोड़ दिया। क्योंकि प्रश्न उस कांटे की तरह होते हैं जो मछली को फंसाने के लिए असंभावी होते हैं। आपको कुछ भी कर लीजिए, आप आबरा का डाबरा करते रहिए, लेकिन मछली निकलकर पानी से बाहर नहीं आएगी। हर चाहे पढ़ा लिखा ना हो तो भी यह पता होगा, किसी मछुआरे से पूछना, कि मछली पकड़ने के लिए चारा डालना पड़ता है। और चारा किस में लगाया जाता है? कांटे में लगाया जाता है। इंसान के जीवन में जो उसके मस्तिष्क में उठने वाले प्रश्न होते हैं वो ज्ञान प्राप्ति की पहली शर्त होते हैं। लिख लो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है तुम्हारे जीवन की। और अगर तुमने प्रश्न पूछना छोड़ दिया है, यकीन मानिए परस्यूट ऑफ नॉलेज यानी कि जो ज्ञान की यात्रा है उसमें आप हट चुके हैं। क्योंकि यह संसार गवाह है कि जब सेब गिरा था तो सबके लिए गिरता था ना, लेकिन एक ने तो प्रश्न पूछ लिया कि नीचे ही क्यों गिरा, और नीचे ही क्यों गिरा तो इस संसार को क्या मिला? एक नॉलेज मिली। पक्षी ही क्यों उड़ते हैं, मनुष्य क्यों नहीं उड़ सकता? तो संसार को एरोप्लेन्स मिले। अगर आज कोई ये पूछ रहा है कि हम मंगल पर जाकर क्यों नहीं बच सकते, तो मिशन मार्स है। रॉकेट को दोबारा यूज क्यों नहीं किया जा सकता, तो रियूजेबल नॉलेज, हमारे पास रियूजेबल रॉकेट्स आ चुके हैं। तो ये जब मनुष्य प्रश्न पूछता है तो आगे ही परस्यूट ऑफ नॉलेज शुरू होती है। तो यूपीएससी में रटा रटाया नॉलेज कभी भी काम नहीं आता है। पहली बात तो तुम में से ज्यादातर लोगों को यही नहीं पता कि यूनिवर्सिटी एग्जाम और यूपीएससी एग्जाम में फर्क क्या है। क्योंकि यूनिवर्सिटी में तुम्हें सिखाया गया पिछले 5 साल का पेपर रट लो, कुंजी याद कर लो, पास तो हो ही जाओगे। बी कॉपी सी कॉपी भर दोगे तो पक्का है पास होना। ऐसे ही होता है ना, इसी अथाह ज्ञान के साथ तुम्हें आगे भेजा जाता है। ज्यादातर 2-4 अच्छी यूनिवर्सिटी छोड़ दो तो, और तुम यहां सोच के यही माइंडसेट के साथ आएगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए जाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए जाएंगे और बाबू आईएएस बन जाएंगे। बन चुके फिर तुम बन चुके, क्योंकि इसके बारे में मैं अब अगली क्लास में बात करूंगा कि वो डिमांड क्या कर रहे हैं। तो यहां हम जो जिसके बारे में भी बात कर रहे हैं, हम जो वर्ड यूज कर रहे हैं, चेंज क्यों, वाई चेंज, क्यों? एग्जाम क्रैक करने के लिए। एग्जाम क्रैक हो ना हो, लेकिन हां हम लोग जरूर क्रैक हो जाते हैं इस पूरी प्रक्रिया में। हां, और कहीं क्रैक ना हो जाए हमें तो इसका भी टेंशन बड़ा बड़ा रहता है। हाँ जी, अपने आप को पहले से बेहतर बनाने के लिए चल रहे हो, कोशिश कर रहे हो, आगे धीरे धीरे बोलने की आदत आएगी। आगे टाइम खराब ना हो। चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, बढ़िया, अच्छी अच्छी बात की। कुछ आप बताएंगे? हाँ, मन में अथाह संदेश उठ रहा है, मेरे तक पहुंच रहा है। हाँ, परिवर्तन ही संसार का नियम है। डार्विन कहते हैं कि जो परिवर्तित नहीं होगा वो एक्सटेंट हो जाएगा। बड़ी अच्छी बात है। ये तो आध्यात्मिक बातें रहीं, पर चूंकि मेरी कक्षा किसी आध्यात्म को लेकर है नहीं, मैं तो यहां यूपीएससी के बारे में बात कर रहा हूं। अब जरा वो सुनो जो बहुत जरूरी। कोई परचून की दुकान पे गया, राशन वाली दुकान पे कोई सामान खरीदने? कोई महानुभाव हाथ खड़ा करे। पक्का? अच्छा, आप गए, जल्दी में है थोड़ा सा, क्योंकि यहां भी आपको जल्दी में ही रहना पड़ेगा, समय हमारे पास बहुत कम है। आप 5-6 साल तैयारी करने के तो आए नहीं हो। अच्छा, मान लो आपने जल्दी जल्दी उसको बोला, अरे यार वो जरा आटा देना, उसने तुम्हें सूजी दे दिया। कैसी भावनाएं आएंगी आपके अंदर? या मान लो जो आपने ब्रेड मांगा, उसने तुम्हें आटा दे दिया उस समय, तो तुम्हें फीलिंग कैसी आती है? मैं जो बात कहने जा रहा हूं उसकी बड़ी गहराई समझना। तो कैसा तुम्हें लगता है? उसको क्या बोलते हो? हमने ये नहीं बोला था। कुछ लोग और भी अच्छी भाषा का प्रयोग करते हैं। बहरा क्या, या दिमाग ढीला है? क्या मांग रहा हो, क्या दे रहा है? गुस्सा करते हो, इरिटेशन होती है, और आप असंतुष्ट हो जाते हो। होते हो कि नहीं? क्योंकि आपने जो चीज मांगी वो चीज वो नहीं दे, और कहीं 1-2 बार और कोशिश आप कर लें
फिर आपने आटा मांगा, और अब की फिर उसने कुछ और लाके आपको दे दिया, सर्फ दे दिया, साबुन दे दिया। अब तो और साहित्यिक भाषा का प्रयोग आप करने में लगेंगे, अलंकारों के साथ। ऐसा ही होता है। एक्चुअली आप भी यूपीएससी के साथ यही कर रहे हैं, बुरा मत मानिएगा। तो जैसे आपके जीवन में संतुष्ट करने के लिए डिमांड और सप्लाई बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि जो आप मांग रहे हैं निश्चित समय पे वो आपको दिया जाए। तो तुमने कभी ये पूछा कि जिस एग्जाम की मैं तैयारी कर रहा हूं वो मुझसे क्या मांग रहा है? तुम तो उसको वो दे रहे हो जो तुम चाहते हो। जैसा दुकानदार तुमसे जो वो चाह रहा, जो उसके हाथ में आया उसने उठा के तुम्हें दे दिया। आटा आया, आटा दे दिया। ब्रेड मांग रहे हो, मांगते हो, बोले वो भी कहेगा ब्रेड आटे से बनता है यार। तुम यही कर रहे हो यूपीएससी के साथ, बुरा मत मानना। तुमने कभी रुक के पूछा यूपीएससी मुझसे क्या डिमांड कर रहा है? मैं यूनिवर्सिटी में हूं, मैं आईएएस की तैयारी करना चाहता हूं। मैं कॉलेज में हूं, मैं आईएएस की तैयारी, मैं आईएएस बनना चाहता हूं। क्यों बनना चाहते हो? अरे मुझे ताकत चाहिए, पैसा चाहिए, फलाना चाहिए, ढिकाना चाहिए। तुमने कभी पूछा कि वो तुमसे क्या डिमांड कर रहा है? तुम क्या हो ये उसको तुम बता रहे हो कि मैं आईएएस बनना चाहता हूं, मैं गांव से आया हूं, मैं हिंदी माध्यम से हूं, मैं आईएएस बनना चाहता हूं, प्रथम प्रयास में आईएएस बनना चाहता हूं। 4-6 तो ऐसे हमारे पास रोज आ जाते हैं, प्रथम प्रयास में आईएएस बनने की पुस्तिका बताएं। और तुमने कभी रुककर नहीं पूछा कि वो जो संस्था है जो मेरा एग्जाम लेने जा रही है, जो इस देश को, उसका क्या उत्तरदायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? उसका उत्तरदायित्व है कि वो देश को ऑफिसर्स तैयार करके दे जो राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी कर सके। जिसको सरदार पटेल ने कहा कि वो आने वाले समय में स्टील पिलर्स ऑफ इंडिया, जिसको देश का इतने प्रधानमंत्री आए और दूसरे प्रधानमंत्री आते चले गए, लेकिन किसी ने भी इसके मूल ढांचे में छेड़छाड़ नहीं की है। जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर, भारत की आर्थिक सुरक्षा से लेकर और भारत के समस्त विकास की गाथा में सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी। ये सीधे प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ ये बैठते हैं, उनसे बात करते हैं। इनकी ब्रीफिंग पे जाकर प्राइम मिनिस्टर पूरे दुनिया के सामने क्या बोलना है ये बात करते हैं। आपको इस विषय पर बोलना और इस विषय पर नहीं बोलना है। आज G20 समिट को लेकर हम छाती चौड़ी कर रहे हैं। उसका शेरपा कौन है? अमिताभ कांत। अमिताभ कांत कौन है? केरल कैडर के आईएएस ऑफिसर। तो आप अंदाजा लगा रहे हैं कि वो जो कह रही है कि मैं देश को होनहार, मुझे ऑफिसर सौंपने हैं, आपने कभी रुक कर पूछा कि इसको क्या चाहिए? एक परचून की दुकान पर तुमने आटा मांगा और सर्फ दे दिया तो तुम उसे गाली देके चले आ रहे हो, और तुम उस संस्था से नहीं पूछ रहे हो कि मुझे किस तरह का व्यक्तित्व बनाना है, और इस तरह के व्यक्तित्व में तुम सोचो उसको कितनी इरिटेशन होती होगी। अगर वो गाली दे पाता तुम्हें कितनी देता, अंदाजा लगा के देखो। और तुमने कभी नहीं सोचा, तुम हमेशा ये बताते हो कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे आईएएस टॉप करना है, 24 में आईएएस बनना है। तुमने कभी उससे पूछा कि सर आपको क्या चाहिए, कि मुझे क्या बनना है? The change is very important because you are going to change the society. आप समाज को बदलाव करने जा रहे हो। क्यों आपको ऑफिसर बनाया जा रहा है? क्या जरूरत है ऑफिसर्स की? क्या जरूरत है? क्या जरूरत है डीएम की? लॉ एंड ऑर्डर कौन मेंटेन करेगा? विकास परियोजनाएं जो सरकार संसद में बजट बना रही है उसको गरीबों तक कौन पहुंचाएगा? अगर सरकार यह कह रही है कि हर महिला को अस्पताल की सुविधा दी जाए, कौन करेगा यह काम? कौन नीतियों को बनाएगा? सरकार कह रही है हर गांव में सड़क होनी चाहिए, हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार होना चाहिए, हर गांव में बिजली होनी चाहिए, अस्पताल होने चाहिए, हेल्थ केयर सर्विसेज होनी चाहिए। कौन करेगा यह काम? आप करेंगे। क्योंकि जब आप यह काम करेंगे तब जाकर भारत क्या बन पाएगा? विकसित राष्ट्र बन पाएगा, जिसका हमने सपना देखा है। और आप क्या काम करेंगे? आप आज की स्थितियों में बदलाव लेकर आएंगे। अगर आज हमारे देश का केवल 72% बच्चा पढ़ पाया है, और अभी भी हमें पता है कि 28% बच्चा अभी तक आज तक स्कूल नहीं गया है, तो यह जिम्मेदारी किसकी होगी आने वाले समय में? आपकी होगी। सरकार आपसे कहेगी अपने अपने जिलों में, अपने अपने क्षेत्र में इन बच्चों को स्कूल भेजने की व्यवस्था करिए, तरीके निकालिए, एनरोलमेंट बढ़ाइए। अगर ओपन डिफिकेशन, खुले में शौच की व्यवस्था है, गलत है, तो इसको रोकिए। तो आप क्या करेंगे? उस स्थिति में बदलाव करेंगे। और बदलाव आपको उस स्थिति से बदलना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। एक कह रहा है कि नहीं भैया हम जब तक खेत में नहीं जाएंगे पेट साफ नहीं होता है। अब गांव का आदमी ऐसे ही बात करता है, बोले बाप दादाओं के जमाने से चले। अब आपको बताना है कि सरकार ने एक स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया है, ओपन डिफिकेशन के, हमें जो है इसके विरुद्ध में एक अभियान चलाना है। अब उस आदमी पे आप लाठी नहीं चला सकते, लेकिन उसके व्यवहार में आपको परिवर्तित करना है। उसको बताना है कि इससे क्या क्या नुकसान होते हैं।
देश के 40% पैसा सिर्फ इन वेक्टर जनित बीमारियों की वजह से लोगों की मौतें हो जाती हैं। ये स्वच्छता अगर हो जाए तो हमारा देश का कितना पैसा बच सकता है, हमारे गांव के लोगों का कितना स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है। एक किसान अंधाधुंध यूरिया फेंके जा रहा है, उसको बताना होगा इससे तुम्हारी मिट्टी खराब हो जाएगी। सिर्फ यूरिया की नहीं जरूरत है, पोटाश की भी जरूरत है। तुम्हें बताना होगा कि केंचुए अगर तुम्हारे खेत में रहेंगे तो ये तुम्हारे किसान मित्र हैं, तो तुम्हें अपनी जेब से पैसा खरीद करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस केवल पर्यावरण को समझने की जरूरत है। अगर ऐसा तुम कर पाते हो तो क्या कर पाओगे, तुम उसके जीवन में परिवर्तन लेकर आओगे। उसके जीवन में जब परिवर्तन आएगा तो समाज में परिवर्तन आएगा, जब समाज में परिवर्तन आएगा तो राष्ट्र में अपने आप परिवर्तन आ जाएगा। और परिवर्तन का मतलब होता है प्रगतिशील हो जाना, अपनी अवस्था को बदल देना। जिस अवस्था में आज आप बैठे हो उस अवस्था से आगे निकल जाना। लेकिन शर्त क्या है, शर्त एक बहुत बड़ी आ गई है कि जो खुद में चेंज नहीं ला सकता, अपनी सोने की आदतें, जागने की आदतें, खाने की आदतें, लिखने की आदतें, पढ़ने की आदतें, ध्यान लगाने की आदतें, याद करने की आदतें, एक आदर्श व्यक्तित्व की आदतें, जो खुद को नहीं बदल सकता वो राष्ट्र को बदल पाएगा? बदलाव की शक्ति उसके अंदर आएगी। अगर गांधी अपनी पत्नी के खिलाफ अनशन में बैठ सकते हैं कि चलो अब हम किसी और से मैला नहीं उठवाएंगे, हम मैला खुद उठाएंगे, पत्नी ने कहा ऐसा नहीं होता, पत्नी के खिलाफ अनशन में बैठ गए टॉलस्टॉय आश्रम में। सही हूं मैं? पत्नी के खिलाफ अनशन पे बैठ गए कि तुम अब अपना टॉयलेट खुद साफ करोगी। और जब उस आदमी ने अपने घर में यह सुधार किया तो पूरे राष्ट्र को बताया कि सर पर मैला ढोना एक अपृश्यता, एक पाप है। तब जाकर यंग इंडिया में लिखा और उनकी बात को पूरे देश ने उठाया कि गांधी बाबा ने पहले खुद के घर में परिवर्तन किया, तब जाकर राष्ट्र में परिवर्तन हो पाया। तो सवाल है कि यह लीडरशिप का एग्जाम है, यह परिवर्तन का एग्जाम है। और जो खुद को नहीं बदल सकता वो राष्ट्र को क्या खाक बदलेगा? मेरी बात का कोर यही है। तो सबसे पहले तो ये बात करो कि चेंज देश में लेकर आएंगे। क्यों आईएएस बनना चाहते हो? देश बदलना चाहते हैं। अच्छा, पुराने बिस्तर पे सो रहे, चद्दर तुमसे बदली ना जा रही है, ठीक है, और तुमसे देश बदला जाएगा। तुमसे कहा जा रहा है कि सुबह 6 बजे जल्दी उठो, एक्सरसाइज करो, डायरी लिखो, रीडिंग करो, वो तुमसे हो नहीं रहा है, तो और तुम चल रहे हो देश बदलने। बातें कहां तक हम करते हैं। और फिर तुमसे कहा जा रहा है कि परचून की दुकान पे तुम जा रहे हो, आटा मांग रहे हो, सूजी दे रहा है तो तुम गाली दे रहे हो उसको। और तुमसे यूपीएससी क्या मांग रहा है? एक ऑफिसर का व्यक्तित्व तो मांग रहा है, क्योंकि उसको जिम्मेदारी है कि राष्ट्र को एक बेहतरीन ऑफिसर सौंपेगा, वो जो इस देश में चेंज लेकर आएगा। और तुम उसे क्या दे रहे हो? एक यूनिवर्सिटी की माइंडसेट दे रहे हो उसे कि भैया हम 5 साल की कुंजी पढ़ के पास हुए हैं, हमें ऐसे आईएएस बना दो। लोग घूम रहे 6-6 महीने में आईएएस बनने के चक्कर में घूमते हैं। कोई एक ऐसी किताब ढूंढते हैं, कोई ऐसा लेक्चर ढूंढते हैं, कोई ऐसा टीचर ढूंढते हैं। कई कोचिंगें होती है ना, लिख देती हैं पहले से 10 तक सारे स्थान हमारे। एक दिन टोटल 4-5 जगह जोड़ लेना, पागल हो जाओगे। बोले अच्छा, बाप रे बाप, 1500-1600 सिलेक्शन तो इन्हीं के यहां हुए हैं, सीटें 800 थी। बाकी दूसरे ग्रह का भी सर्विस का एग्जाम यही कराते हैं, तुम्हें नहीं पता शायद। मंगल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, शुक्र एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, सारे एग्जाम यही कराते हैं, क्योंकि 900 सीटों को ये 1600 कैंडिडेट टोटल दिखा देते हैं, सब इन्हीं के यहां से आए हैं। आप कभी कुछ के क्वेश्चन नहीं पूछते, क्योंकि आप उसके बारे में बात कर रहे हैं, आप खुद के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। सो आप जो गुरुकुल में हम यहां जब बात कर रहे हैं तो हम सबसे पहले आपके चेंज की बात कर रहे हैं कि आप बदल जाइए, आपका व्यवहार बदल जाए, आपके तरीके बदल जाएं, तभी जाकर आप सही मामले में किसी और में परिवर्तन लेकर आ पाओगे। और इसके लिए तुम्हें समझना पड़ेगा कि यूपीएससी आपसे क्या चाह रहा है। ये एग्जाम ही बिल्कुल अलग है। कभी पढ़ा नोटिफिकेशन इसका? कहीं लिखा है कि आप जब फर्स्ट डिवीजन हो गए 12th में तभी आप फॉर्म भर सकते हैं? लिखा जरूर होगा। इन्फोसिस का जाके डालना, इन्फोसिस में नौकरी पाने के लिए डालना, तो उसमें बताते हैं कि इंग्लिश में 60% होने ही चाहिए आपके, तभी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। करके देखना। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए मुझे 60% चाहिए मार्क्स, और एक आईएएस बनने के लिए मुझसे कुछ नहीं पूछ रहा है। इंग्लिश आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, कुछ कोई बात ही नहीं कर रहा मुझसे। कह रहा है सिर्फ आप यूजीसी रिकॉग्नाइज कहीं से भी भारतीय अनुसूची की किसी भाषा में, मराठी में पढ़े हो, उड़िया में पढ़े, कहीं से भी पढ़े हो, इतना क्यों लिबरल, इतना ज्यादा छूट क्यों दे रहा है वो? कहता भाई देश का सबसे टॉप मोस्ट आपको ब्यूरोक्रेट बनना है तो पहली तो शर्त यही रखो कि पहले छांट के 80% नीचे वाले फॉर्म ही ना भर सकें। होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था?
फलानी फलानी शर्तें पूरी होनी चाहिए थी, तब जाकर आप आईएएस का फॉर्म भर सकते हो। वो तो कुछ नहीं कह रहा है, कहीं पूछ ही नहीं रहा है कि आप ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हो, आप फलानी जगह से पढ़ के आए हो। वो कह रहा है तुम कहीं से पढ़ के, तुम आईआईटी से पढ़ के आओ, लंदन से पढ़ के, हमें कोई लेना देना नहीं है। ये रहा मेरा क्राइटेरिया, इसको अगर तुम पूरा कर देते हो तो आपका स्वागत है। इससे पहले कि तुम्हारे अतीत के बारे में मुझे कोई लेना देना नहीं। तो आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों किया उसने? अगर ये वाकई में केवल एक परीक्षा होती, केवल एक एग्जाम होता, तो सभी एग्जाम्स की तरह इसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए था। आप में से किसी ने सीए की तैयारी की होगी, सीपीटी के बारे में आपको पता होगा कि इतने पेपर में इतने मार्क्स होने चाहिए तभी आप नेक्स्ट लेवल पे जाओगे। आईआईटी जेईई में तुमने पढ़ा होगा कि एडवांस में करने के लिए इतना तुम्हारे पास होना चाहिए। हर जगह क्राइटेरिया है कि नहीं है? इसमें क्यों नहीं है? इसमें क्यों नहीं है? क्योंकि जिसे तुम एग्जाम कह रहे हो वो है ही नहीं एग्जाम। क्योंकि एग्जाम में हमारे देश में माइंडसेट होता है कि दीज आर द सेट ऑफ बुक्स, ये मेरा डोमेन है। आईआईटी वाला बायो पढ़ेगा, वो मैथ पढ़ेगा, फिजिक्स पढ़ेगा, केमिस्ट्री पढ़ेगा, वो बायो पढ़ेगा नीट वाला। इसमें कहना कुछ भी पढ़ना पड़ सकता है तुम्हें। तो ये एग्जाम ही बिल्कुल अलग है। ये एग्जाम के लिए वो कहता है कि पहले खुद को तैयार करना पड़ेगा तुम्हें। यू आर योर ओन सिलेबस। लिख लो, ये लाइन बड़ी अच्छी है। यू आर योर ओन सिलेबस। तुम खुद का पाठ्यक्रम हो। ये बाकी जो दिया जा रहा है वो उसके साथ चिपकाया जाएगा। यू आर योर ओन सिलेबस, तुम खुद का पाठ्यक्रम हो। आई एम माई ओन सिलेबस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? क्या मतलब है? एग्जाम्पल लेते हैं। एक समाज का हिस्सा हो, ठीक? समाज में गए, एक समाज की इकाई के रूप में तुमसे क्या उम्मीद की जाएगी? एक राष्ट्र के, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो हमारे बारे में बात कही गई, वी, हम भारत के लोग, एक लोग में क्या गुण होना चाहिए? क्या गुण होना चाहिए? तुम स्वयं अपना पाठ्यक्रम हो, प्रूव कर देता हूं भी तुम्हें। तुम जैसे तुम कोई अंधेरा देखो, चद्दर बिछा लो ऐसे जोर से करना शुरू करो, आ जा जा भूत प्रेत आत्मा, इसके बारे में तुम खूब बात करो। ऐसा करना चाहिए तुम्हें? नहीं। फिर तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना चाहिए, है ना? जहां भी तुमने कोई मॉन्यूमेंट देखा, तुरंत पहुंच गए वहां खोदने के लिए उसको। पहले तो जिसके मुंह में कुछ पड़ा रहता है पहले कोना देके पहले थूक ले उस पर। एक नई जो है वो माउथ पेंटिंग हम डेवलप कर दें। हमें यह करना चाहिए, हमें देश को साफ रखना चाहिए, होना चाहिए। हमें अपने देश के संविधान के बारे में पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्यों पता होना चाहिए? क्यों पता होना चाहिए? क्या है संविधान? क्या है? नहीं, सबके हिसाब से बताओ। हम्म बिल्कुल, बहुत सही, शाबाश, बहुत बढ़िया। संविधान क्या है? एक लिखित रूप में नियम और कानून है, कायदे हैं। कायदे क्यों? क्योंकि लोकतंत्र के रूप में हम लोगों का समूह है। अगर हमें यह नहीं बताया जाएगा कि राष्ट्र को उच्चतम अवस्था में ले जाने के लिए, चाहे हम हो और चाहे वो राज्य हो, चाहे वो सरकार हो, ये किसी ना किसी नियम कानूनों का पालन करेंगे। क्योंकि नियम कानून क्या करते हैं? हमारे लाइफ को उच्चतम स्तर पर लेके जाते हैं, हमें एक डायरेक्शन देते हैं। जैसे सरकार के लिए डायरेक्शन है कि सरकार लोक कल्याणकारी होगी, वेलफेयर होगी, यानी वो जो पैसा टैक्स से कलेक्ट करेगी वो लोगों की भलाई में लगाएगी। तो लोगों के लिए भी उत्तरदायित्व है कि तुम अपने बच्चों को पढ़ाओगे, साइंटिफिक टेम्परामेंट को आगे लेकर जाओगे, राष्ट्र की धरोहर की रक्षा करोगे और वक्त पड़ने पर राष्ट्र के लिए समर्पित हो जाओगे। यही तो उम्मीद होती है। जब हम आप सभी मिलकर एक वैज्ञानिक सोच को आगे बढ़ाएंगे तो ये चंद्रयान 3 के साथ साथ हम इसके साथ बहुत से जो है वो प्रक्षेपण कर पाएंगे, राष्ट्र की शक्ति को बढ़ाएंगे। क्या इजराइल ने सारी टेक्नोलॉजी कहीं से खरीदी थी? उसके अपने लोगों ने डेवलप की है। तो राष्ट्र के लोग जब अपनी उच्चतम अवस्थाओं में आ जाते हैं तभी वो राष्ट्र विकसित होता है। तो यहां वही चीज तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आपका पाठ्यक्रम आप स्वयं हैं, यानी आप सेंटर में है कि मुझे एक ऑफिसर के रूप में क्या चीज जाननी चाहिए। इतिहास क्यों जानना चाहिए? मैं तो हमेशा पूछता हूं, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि तुम डेवलप करोगे? ये तुमसे करवाएंगे? आईएएस बनने के बाद तुमसे खुदाई करवाएंगे, जाओ एक नई साइट ढूंढ के लेकर आओ, मैम को बताओ ताकि मैम जो है एक और लेक्चर पढ़ाना शुरू करें उस पर।
ऐसा कुछ करोगे? फिर इतिहास क्यों पढ़ाया जा रहा तुम्हें? और साइंस वाले को भी, कॉमर्स वाले को भी, सबको हिस्ट्री पढ़ाई जा रही, क्यों पढ़ाई जा रही है? सिर्फ हमने गलतियां ही की हैं, कोई अच्छा काम नहीं किया है। आज इसरो चीफ बात बात पे बोल गए कि मुझे, मेरे विज्ञान की प्रेरणा मुझे वेदों से मिली है। तो वेद किसके हैं? अमेरिकन्स के? किसके हैं? अगर आज हमने कोई वैज्ञानिक उपलब्धि की है, कल रंगनाथ का एक स्टेटमेंट बहुत बड़ा आया, हमने आज की डेट में कोई उपलब्धि की और हम उसका बेसिक कॉज किसको बता रहे हैं? अपने रूट्स को बता रहे हैं। क्योंकि भारत की संस्कृति बहुत समृद्ध है। तो आने वाले समय में जब तुम ऑफिसर बनोगे, तो इस देश को जब प्रगति के रास्ते पर लेके जाओगे, तो ऐसे बहुत से क्षण आएंगे जहां इतिहास तुम्हें बताता है कि तुम कौन हो। इतिहास कुछ और नहीं, हमें हमारी जड़ों से परिचित कराता है। और एक वृक्ष बिना जड़ के कभी भी सरवाइव नहीं कर सकता। अगर आप सरवाइव करते हो तो आप परजीवी हो, पैरासाइट हो, जीवित रहता है। एक पेड़ के ऊपर तुमने बेलें देखी होंगी, जो उस पेड़ से अपना सारा पोषण चूसती हैं, उसको परजीवी कहा जाता, उसको पेड़ नहीं कहा जाता। वृक्ष की अपनी जड़ें होती हैं। और इतिहास हमें हमारी जड़ों से अवगत कराता है। और इतिहास भी गवाह, और वर्तमान में तुम अगर जाके देखोगे, वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ को बहुत विशाल कहा जाता है। सालों साल ये टिका रहता है। मानते हो ना, बरगद के पेड़, बैनियन ट्री, क्योंकि उसकी जड़ें सबसे ज्यादा विस्तार लेती हैं। ये जितना ऊपर फैलता है उतना नीचे भी फैलता है। तो जिस वृक्ष की जड़ें जितनी गहरी और मजबूत होंगी, उसके इस समय चक्र में ज्यादा देर तक टिके रहने की संभावना बढ़ जाएगी। इसी को सनातन संस्कृति हम आम भाषा में कहते हैं। सनातन का मतलब होता है कॉन्टिन्यू, कॉन्टिन्यूअस चलने वाला। यह किसी एक धर्म की संस्कृति नहीं है, जो सतत है, जो लगातार है, जो कॉन्टिन्यूअस है। तो अगर जब हम इस बात के बारे में बात करते हैं, आपको कैसी फीलिंग आती है जब यह पता चलता है कि यह सिद्धांत भारतीयों ने हजारों साल पहले सर्च कर लिया था? आपके अंदर फीलिंग कैसी आती है? शर्म की? गर्व की? पक्का कोई है ऐसा यहां पे कि जब उसे पता चलता है कि अतीत में हम भारतीयों ने ऐसी इकोनॉमी डेवलप की थी, ऐसा ज्ञान विज्ञान डेवलप किया था, तो कैसी फीलिंग आती उस समय?